लिटरली सिर्फ 4 महीने बाकी है और अब तुम्हारा सफर सीधे बोर्ड एग्जाम तक पहुंच जाएगा। सिर्फ 4 महीने बाकी है। या तो इस साल आपका एकेडमिक कमबैक होगा या तो बहुत ही बड़ा बैकलॉग रह जाएगा। ट्रस्ट मी ऑन दिस। और एक चीज मैं तुम्हारे दिमाग में क्लियर कर देती हूँ, जैसा तुम्हारा पेपर तुमने 10th स्टैंडर्ड में दिया था, जो लेवल का सीरियसनेस 10th स्टैंडर्ड में था, वैसे सीरियसनेस से आप 12th में 60 के ऊपर 1% नहीं जा पाओगे। 73% बच्चे जो है जिनको 90% आता है, 90 अबाव आता है 10th स्टैंडर्ड में, वो लोग इतने ही ओवर कॉन्फिडेंस के कारण, इतने ही लीनियंसी के कारण 12th स्टैंडर्ड में 60% पर अटक के रह जाते हैं। इफ यू डोंट बिलीव मी, आप अपने सीनियर्स को पूछ लो, उनके साथ यही हुआ था। मैंने क्या किया है, आप लोगों का सबसे बड़ा जो क्वेश्चन आता है ना पढ़ते टाइम, पेपर टफ होगा, इजी होगा, मीडियम होगा, कैसे होगा, ये सारे चीज का जवाब मैं आज लेके आई हूं। तो ये जवाब मैं हवा में नहीं दे रही, मैंने मल्टीपल सोर्सेस चेक किया है। नेक्स्ट थिंग, मैंने मेक श्योर किया है कि जितने अब तक के पेपर्स हैं, सारे सब्जेक्ट के, उन सबके पेपर्स को पहले एनालाइज करूं और तब जाके मैं आगे का वीडियो बनाऊं। तो इफ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो, यू कैन ट्रस्ट ऑन दिस वीडियो कंप्लीटली, क्योंकि हवे में बात यहाँ पे मैं दीदी भैया जैसे करती हूँ नहीं। यहाँ पे प्रॉपर रिसर्च हुआ है, इसलिए टाइम भी लगा वीडियो को आने में, बट ये एकदम अप्रोप्रिएट बता देगा कि आपका पेपर कैसे आने वाला है। अब जितना ज्यादा डिफिकल्टी है, जैसी डिफिकल्टी है, जैसे टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, वैसी आपकी प्रिपरेशन स्टार्ट होगी। क्योंकि जब तक हमको ये नहीं पता कि हमें लड़ना किससे है ना, तब तक हम ये नहीं समझ पाते कि हम लड़े कैसे उससे। तो थोड़ा सा मनचित मार लीजिए, थोड़ा सा समझिए कि किस तरीके के पेपर आने वाले हैं और समझने की कोशिश कीजिएगा। चलिए, अब सबसे पहले आपको मैं ये बता देती हूँ, प्रॉपर ट्रेंड एनालाइज किया है, उसके बाद ही मैं आज कुछ भी बात कर रही हूँ। तो महाराष्ट्र बोर्ड के पहले कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जान लो। महाराष्ट्र बोर्ड सिर्फ और सिर्फ खुद का ही सिलेबस फॉलो करता है। तो अगर आप जेईई या नीट दे रहे हैं और आपको लग रहा है आप जो एनसीईआरटी में लाइंस पढ़ रहे हैं वो लाइन आप एग्जाम में लिख देंगे और आपको फुल मार्क्स मिल जाएगा, तो नो माय डियर फ्रेंड्स, आपका पेपर सीधे सीधे वो लोग कट करते जाएंगे, क्योंकि उनके पास एक अपना खुद का आंसर शीट होता है और उसी आंसर शीट से पेपर चेकिंग होता है। वही आंसर शीट को रेफर करके आपका पेपर चेक किया जाता है। तो अगर आप यहाँ पे चुक गए तो आपका सब चुक जाएगा, इतना याद रख लो, ठीक है। अब एक चीज तुमको सीधी बता देती हूँ कि बिल्कुल भी एनसीईआरटी फॉलो नहीं किया जाता है यहाँ पे। वो लोग पूरा का पूरा एंटायरली महाराष्ट्र बोर्ड के ही टेक्स्ट बुक पे डिपेंडेंट होता है। जो भी क्वेश्चंस है वो एप्लीकेशन बेस्ड और कॉन्सेप्ट बेस्ड इस बार आने वाली है। मतलब आप सिर्फ और सिर्फ कोई भी चीज को रट्टा मार के चले जाओगे तो भी आप आंसर नहीं समझ पाओगे, अगर आपको उसको अप्लाई करने नहीं आ रहा या आपको वो टॉपिक नहीं समझा है तो। क्योंकि महाराष्ट्र बोर्ड के अभी के रीसेंट मीटिंग के हिसाब से वो लोग यही कह रहे थे, जब पेपर बनने वाला होता है ना उसके पहले मीटिंग्स होती है टीचर्स की, तो महाराष्ट्र एजुकेशन बोर्ड यही कह रही है कि एक बात बताइए, अगर बच्चा साइंस ले रहा है तो हम उसको रट्टा वाले क्वेश्चंस क्यों पूछ रहे हैं, याद करने वाली एबिलिटी को हम लोग ज्यादा फोकस क्यों कर रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग एबिलिटी को फोकस करा जाए ना। तो इसके कारण आपका पेपर जो है वो थोड़ा इन डेप्थ आएगा, लॉजिकल पेपर ज्यादा आएगा, तो आपको रट्टा थोड़ा कम मारना पड़ेगा, ये फायदे की चीज हो गई, ठीक है। अब मैं ओवरऑल पेपर की डिफिकल्टी बता देती हूँ 2027 की। तो मॉडरेट से टफ आने वाला है, मतलब पिछले बार से थोड़ा सा हल्का, स्लाइटली आप लोगों को ज्यादा इन डेप्थ वाले क्वेश्चंस मिलने वाले हैं, ठीक है। पेपर लेंदी होगा, पहली बता देती हूँ, अच्छा खासा टाइम लगेगा पेपर लिखने में। तो अगर तुमने यहाँ पे मल्टीपल मॉक टेस्ट नहीं दिए हुए हैं, मल्टीपल पेपर सॉल्व नहीं किया हुआ है, तो आपका पेपर ही कंप्लीट नहीं होगा, आते हुए आप मार्क्स नहीं लेके आ पाओगे। साथ ही साथ में एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। यहाँ पे इस साल टाइम मैनेजमेंट ही आपका सबसे बड़ा शस्त्र होगा। टाइम मैनेजमेंट कैसे सीखोगे, जब आपका पूरा पोर्शन हुआ रहेगा, जब आपको क्वेश्चन समझ आ रहा है और जब आप वैसे क्वेश्चंस को ऑलरेडी सॉल्व करके देख चुके हो बहुत बार, तभी आप उसको टाइम मैनेज कर पाओगे एग्जाम में। अब यहाँ पे देखो, आपको कुछ ग्रीन, रेड और यहाँ पे येलो कलर के मतलब बॉक्सेस दिख रहे होंगे एक सर्कल के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे जो ग्रीन वाला सेक्शन है ये होते हैं इजी क्वेश्चन। तो 25 से 30% आपका जो क्वेश्चंस है वो इजी आएगा, यानी कि टेक्स्ट बुक के लाइंस उठ के आ जाएंगे, डेफिनेशंस, डायग्राम, सिंपल क्वेश्चंस। मतलब 25 से 30% आपको पास करने लायक तो हो जाएगा। बट क्या हमें सिर्फ पास होना है? ऑब्वियसली नहीं मैम, हमको तो आगे बढ़ना है। एग्जैक्टली, ठीक है। अब इसके बाद में 45 to 50% ऑफ योर पेपर विल बी मॉडरेट। मॉडरेट मतलब आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा, उसका एप्लीकेशन आएगा,
उनका रीजन आएगा, स्टेटमेंट आएगा, ये क्यों हुआ रीजन दे दो, स्टेटमेंट आएगा, स्टेटमेंट के ऊपर में तुमको बताना पड़ेगा ये स्टेटमेंट सही क्यों है, ये स्टेटमेंट गलत क्यों है। लॉन्ग आंसर्स आएंगे और केस बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे, आपको केस स्टडी दिया जाएगा और उसके ऊपर आपको आंसर करना पड़ेगा। बेसिकली आप लोग जो हो ना अभी फिलहाल ट्रांजिशन फेज में चल रहे हो, सीबीएसई का पूरा बुक चेंज हो चुका है, जो 9th 10th 8th 9th की जो बुक है वो कंप्लीटली चेंज हो चुकी है, उनको भी बहुत ज्यादा लॉजिकल बेस पे शिफ्ट कर दिया, तो दे आर ट्राइंग कि आप लोग भी लॉजिकल चीजें सीख जाओ सो दैट आपका सिलेबस पूरा चेंज कर पाए वो लोग, ठीक है। तो अब यहाँ पे 15 से 20% जो है ना ये आपका रैंक डिसाइड करता है, याद रखना। जो भी आप टॉपर देखते हो ना वो ये 15 से 20% में एक्सेल करके दिखाते हैं, तो ये डिफिकल्ट थोड़े ट्रिकी होंगे। असर्शन रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे, असर्शन रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन मतलब सीईटी का ये लोग थोड़ा थोड़ा सा मिमिक करने वाले हैं। एक स्टेटमेंट दिया है, उसका रीजन दिया, आपको पूछा जाएगा असर्शन और रीजन ट्रू है, तुम बोलोगे हाँ, बोलेंगे कि अच्छा एक बात बताओ, अगर असर्शन और रीजन का स्टेटमेंट ट्रू है, क्या वो रीजन करेक्ट रीजन है असर्शन का? ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। अगर आपको नहीं पता असर्शन रीजनिंग क्या होता है, आप कमेंट कर दीजिएगा असर्शन रीजनिंग, मैं उसके ऊपर एक अलग से शॉर्ट्स बना दूंगी डिटेल में, ठीक है। उसके बाद में एनालिटिकल क्वेश्चंस आएंगे। एनालिटिकल क्वेश्चंस मतलब एनालाइज करने के लिए, जैसे कि आपको बोला गया है कि एक्सेस यहाँ पे एक प्लांट है, उसका आजू बाजू का टेम्परेचर बहुत ज्यादा था, टेम्परेचर ज्यादा होने के कारण क्या हुआ है, विल्टिंग हो गई है लीव्स की, तो बताओ व्हाट माइट बी द रीजन। तो तुम फटाक से, अगर तुमने पढ़ा है कॉन्सेप्ट पढ़ा, तो तुम लिख दोगे ट्रांसपिरेशन। तो ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, मल्टीपल स्टेप्स वाले क्वेश्चंस आ सकते हैं और लॉन्ग एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। बेसिकली हवे में यहाँ पे काम नहीं चलने वाला है, आपको सिलेबस को अच्छे से डेप्थ में समझना जरूरी है। सब्जेक्ट वाइज डिफिकल्टी भी बता देती हूँ। जैसे फिजिक्स की बात करूं तो मॉडरेट डिफिकल्टी का आएगा। रीजन क्या है, क्योंकि न्यूमेरिकल्स लेंदी होने वाले हैं, न्यूमेरिकल्स थोड़े बड़े बड़े होने वाले हैं, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस ज्यादा आने वाले हैं, इसके कारण फिजिक्स केमिस्ट्री भी मॉडरेट डिफिकल्टी का होगा। डेरिवेशंस, एक्सप्लेन, इक्वेशंस, लॉन्ग आंसर्स, ये सब थोड़े ज्यादा आएंगे, मेन एंटायरली ज्यादा क्वेश्चंस ये आएंगे। बायोलॉजी की बात करूं तो थोड़ा इजी टू मॉडरेट आएगा, मतलब इस साल भी आपको बायोलॉजी ही मेन स्कोर लेके देने वाला है, ठीक है। तो एनसीईआरटी जैसा नहीं आने वाला, यू आर वेरी लकी अबाउट इट, अपने टेक्स्ट बुक जैसा आएगा। और आपको पता है जो भी मुझसे बायोलॉजी पढ़ा है, टेक्स्ट बुक का एक लाइन, एक भी डू यू नो, एक भी डू यू अंडरस्टैंड, ये फलाना ठिकाना कुछ मैंने छोड़ा नहीं होगा पढ़ाते टाइम, ठीक है। अब मैथमेटिक्स की बात करूं तो मॉडरेट टू टफ आएगा इस बार, क्योंकि मैथमेटिक्स जो है ये, अगर आपको पता हो 8-9 स्टैंडर्ड में अभी इंडियन साइंटिस्ट इंक्लूड कर दिया है, उन लोगों को 11th का सिलेबस 8th और 9th में दे दिया है, तो वो लोग ट्राई कर रहे हैं लेवल मैच करने का। तो तुम्हारे साथ भी ये डेफिनेटली अप्लाई किया जाएगा, बहुत स्लाइटली सॉफ्ट लॉन्चिंग कहते हो ना वैसा। तो प्रॉब्लम्स बहुत लेंदी आने वाले हैं, स्टेप मार्किंग बहुत स्ट्रिक्ट होगी, अगर आपने एक भी स्टेप मिस किया तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। अगर मैं अब इंग्लिश की बात करूं तो इंग्लिश की डिफिकल्टी यहाँ पे मॉडरेट होने वाली है। कैसी डिफिकल्टी होगी इंग्लिश की? मॉडरेट होगी, मतलब आपको ग्रामर यहाँ पे आएगा, राइटिंग स्किल के क्वेश्चंस आएंगे, अनसीन पैसेज भी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। तो इस तरीके से आपको पूरा का पूरा सिलेबस जो है वो पढ़ना है। अब मैंने आपको ये भी बता दिया, अगर आपको ये नहीं बताती मैं तो आप लोग अंधाधुंध पढ़ते और इस बार एकदम से बेकार ही पेपर लिख के आते हैं, ये बात तो आपको मानना पड़ेगा, ठीक है। अब मैं आपको चैप्टर वाइज ट्रेंड भी बता देती हूँ। हाई वेटेज चैप्टर की अगर मैं बात करूँ तो हर सब्जेक्ट में 5 से 6 चैप्टर बार बार हाई वेटेज के होते हैं, तो उनको 100% कंप्लीट करके जाना है। मॉडरेट वेटेज की बात करूँ तो इस चैप्टर से मिक्स्ड क्वेश्चंस आते हैं, कुछ इजी आ जाएंगे, कुछ एप्लीकेशन बेस्ड आ जाएंगे, तो इनको स्किप मत करना, मार्क्स निकालना इसमें से इजी होता है। कुछ लो वेटेज के चैप्टर होते हैं, मतलब 1-2 मार्क्स के क्वेश्चन इसमें आएंगे और बेसिक लेवल के, तो इनको भी स्किप मत करना, हाथ के 1-2 मार्क्स है ये, ठीक है। जो टॉपर होता है ना, रैंकर, वो कभी ये नहीं बोलता कि मैम कौन से चैप्टर स्किप कर दूं। जो स्किप करने वाला होता है ना वो अपना रैंक भी स्किप करता है। तो अगर तुम रैंक सोच रहे हो कि 90 अबाव जाना है तो प्लीज डोंट आस्क मी कि कौन से चैप्टर स्किप करना है। अगर तुमको 80-75 तक के कुछ मार्क्स लाना है तो मुझे बता दो, मैं आपको वो भी बता दूंगी कौन से चैप्टर कंपल्सरीली करने, कौन से चैप्टर स्किप करना है, ठीक है। अब इतना अगर हो गया तो मैं आपको कुछ रीसेंट बोर्ड के ट्रेंड्स भी बता देती हूँ 2023 से 26 तक का। ये ऑलरेडी मैं बता दूंगी तो 27 के लिए आप लोग थोड़ा अवेयर हो जाओगे। क्वेश्चंस वर्ड टू वर्ड होते जा रहे हैं, थोड़ा ये आपके लिए आसानी बात हो गई। एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस आप देखोगे और इस बार केस बेस्ड क्वेश्चंस भी बढ़ेंगे, मतलब रट्टा मार के काम नहीं चलेगा। डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस तो हर साल आते ही है, इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ डायग्राम्स को जो इग्नोर किया उसके मार्क्स भी इग्नोर हो जाएंगे। असर्शन रीजनिंग के क्वेश्चंस आ सकते हैं, मैच द फॉलोइंग के क्वेश्चंस आ सकते हैं, डिस्टिंग्विश बिटवीन वाले क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आप लोगों को बहुत ज्यादा देखने को मिलेंगे,
ठीक है। उसके बाद याद रखना कि जो स्टेप मार्किंग है ना, इस बार आपको बहुत स्ट्रिक्ट वे में अपनानी पड़ेगी, क्योंकि एग्जामिनर्स को बोला गया है, दे वांट टू सी कि आप लोग स्टेप वाइज कर रहे हो या हवे में लिखते जा रहे हो। ठीक है, लॉन्ग आंसर्स आपको आने वाले हैं, तो इस बार लॉन्ग आंसर्स का वेटेज भी ज्यादा है, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। और इंटरनल चॉइस लिमिटेड होते जा रहे हैं, मतलब ऐसे रहता है ना, एनी 2 एनी 3 एनी 4, ये थोड़ा लिमिटेड होने वाला है, सो दैट आपके पास चॉइस ही ना बचे। वैसे भी तो नहीं थी, अब और लिमिटेड कर दिया है। अब आंसर राइटिंग कैसे करना है बोर्ड एग्जाम में वो भी बता देती हूँ। आपको पॉइंट वाइज लिखना है, क्योंकि पॉइंट वाइज नहीं लिखोगे तो उन लोगों के पास 200 पेपर होते हैं एक दिन के चेक करने के, उन लोग ऑब्वियसली तुम्हारा मार्क्स तुम खो दोगे फालतू का। अब आपके जितने भी डायग्राम्स है वो एकदम नीट एंड क्लीन होने चाहिए, लेबल्ड होने चाहिए, और मेक श्योर कि आप पेंसिल को यूज कर रहे हो जहां भी जरूरी है। फ्लो चार्ट्स रखो अपने डायग्राम में, टेबल्स रखो, रिएक्शंस रखो, इन सबको प्रॉपरली यूज करो। एंड मेक श्योर कि जब भी आप न्यूमेरिकल्स कर रहे हो या फिर आप मैथ्स के प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, तो एक एक स्टेप आप उसके अंदर में लिख रहे हो, क्योंकि इस बार स्टेप के ऊपर मार्क्स देना या नहीं देना बड़ा स्ट्रिक्ट है। फिर उसके साथ साथ में आप लोग पीवाईक्यूज के ऊपर थोड़ा ज्यादा फोकस करेंगे, क्योंकि जब आप पीवाईक्यूज कर लेंगे ना, आपको ये समझ जाएगा कि कौन सा टॉपिक हाई, लो और मीडियम वेटेज का है, तो ये थोड़ा फायदा हो जाएगा। तो पीवाईक्यूज के ऊपर थोड़ा सा फोकस बढ़ा दीजिए। सो ओवरऑल अगर मैं आपको बात करूं, तो अपना टारगेट अपने को रखना है कि 90% बोर्ड्स में लाना है और सीईटी में 99% लाना है। तो आई हैव ऑलरेडी डिकोडेड एवरीथिंग। मुझे लिटरली मोर देन 12 आवर्स लगे हैं ये प्रॉपर रिसर्च करने में। मैं ऐसा बैठ के हवे में बात नहीं कर रही हूँ, मल्टीपल मेरे टीचर फ्रेंड्स हैं, उन सबके साथ बैठी हूँ, एनालाइज किया है, तब जाके आपके पास ये लाई हूँ। और आपको लास्ट ईयर भी आप देख सकते हो, एग्जैक्ट रेप्लिकेटेड पेपर ही आया हुआ था जो जो मैंने बोला था उसमें। ठीक है, इनफैक्ट जो क्वेश्चन मैंने फिजिक्स में प्रेडिक्ट किए थे, केमिस्ट्री में प्रेडिक्ट किए थे, वही क्वेश्चंस एग्जाम में आए थे। तो बहुत ज्यादा एनालिसिस के बाद ही वो आता है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ गया। प्लीज अपने फ्रेंड्स के साथ ये शेयर कर दीजिएगा, और अगर आपको कुछ भी डाउट रहा तो कमेंट सेक्शन को अपना सेफ स्पेस समझिए, मैं नेक्स्ट वीडियो उसी टॉपिक के ऊपर बना दूंगी। ठीक है, नाउ बिफोर यू ऑल गो, मैं आप लोगों को एक चीज और दिखाना चाहती हूँ। सबसे पहले आप लोग MVSAT के लिए रजिस्टर कर लीजिए ना। व्हाट इज MVSAT? दैट इज मेगा वेदांतु स्कॉलरशिप एडमिशन टेस्ट। ये एक ऐसा अपॉर्चुनिटी है ना जहां पे आपको 100% तक की स्कॉलरशिप मिल जाएगी। इतना ही नहीं, अगर आप ये एग्जाम क्लियर कर लो तो 150 करोड़ तक का स्कॉलरशिप प्राइजेस मिल जाएगा। वेदांतु के सारे कोर्सेज फ्री, और साथ ही साथ में आपको एक ऑल इंडिया रैंक का अपना स्कोर भी पता चल जाएगा। सो इट इज ए वंडरफुल अपॉर्चुनिटी, प्लीज डू नॉट मिस इट, प्लीज डू नॉट मिस इट। ठीक है, अब अगर आप 12th स्टैंडर्ड में आपको नहीं पता है कि कहाँ पे लेक्चर्स हो रहे हैं, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, नहीं समझ आ रहा, तो डोंट वरी, आई हैव अ ब्यूटीफुल अपॉर्चुनिटी फॉर यू ऑल। 12th स्टैंडर्ड के सारे लेक्चर्स फ्री हो रहे हैं संकल्प बैच पे। अगर आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे आपको संकल्प बैच की लिंक मिलेगी। इट इज एब्सोल्युटली फ्री। फ्री AI नोट्स हो, शॉर्ट नोट्स बनाना हो, आपके DPP सॉल्व करना हो, केस बेस्ड क्वेश्चंस बनाना हो, कुछ भी करना हो, आप यहाँ पे वेद AI के थ्रू वो सारी चीजें एक्सेस कर सकते हैं। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? गो एंड रजिस्टर योरसेल्फ एज सून एज पॉसिबल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।